नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताएं कि बिहार की किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इस प्रश्न की सम्मिलित सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था और आपको बतलाया था मधुबनी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कोशिश कीजिए आप लोग कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपके समक्ष पहला प्रश्न है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। देखिए ये जानकारी हम थोड़ी सी यहाँ पर आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर अतिरिक्त आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो अब तक की बात हो करें तो हम यहाँ पर कुल मिला के 5 बिहारियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है और ऐसे में अगर हम बात करें चीज़ों के बारे में विस्तार से जहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे तो इन तमाम बिंदुओं को आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है कि भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। कब? तो 2 जनवरी 1954 को। अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, जिनमें 5 बिहार के महान हस्तियों का भी नाम शामिल है। यही एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न में भी पूछा गया था और जिन 5 बिहारियों का नाम इसमें शामिल है भारत रत्न में। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 53 हस्तियों की जो बात हुई है हम 2024 तक के अपडेटेड डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिन 5 बिहारियों को अब तक भारत रत्न मिला है उनमें डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961 में इन्हें मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में और 2024 में रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर को। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त ये भी दे दूं कि संपूर्ण क्रांति शब्द यहाँ पर आपको एक दिख रहा है। तो 1970 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्हीं को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था। तो ये चीज ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक ईस्वी आपको दिख रहा है 1954। 1954 वो ईस्वी है जो कि आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न अराइज हो चुके हैं। दरअसल पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के मध्य और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र आप लोग जरूर देख लीजिएगा, खास करके जितने लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षा या फिर यूं कहें मूल रूप से बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए और उससे संबंधित चीजें भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये चीजें बीपीएससी मेकर ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर भी हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र जो कि 2 फॉर्मेट में आपका होगा, एक तो पीडीएफ होगा और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। आप लोग वहां पर जाकर इसको जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न से जुड़े हुए कई और भी फैक्ट है, चलिए हम उसे देख लेते हैं। दरअसल 2024 में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनमें बिहार से एक नाम शामिल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें की 49वां भारत रत्न दिया गया है। ये चीजें हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो अभी जो हम आपको बतला रहे थे जिन 5 बिहारियों को भारत रत्न मिला है, ये कंप्लीट सूची है, आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न अराइज हो, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को लेकर ये भारत रत्न खबरों में है, तो संभावना है कि प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर इन 5 का जो महान हस्ती है बिहार से संबंधित सभी की तस्वीर भी हमने आपके समक्ष रख दिया है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा और यहाँ से प्रश्न अराइज होने की प्रबल संभावना है। चलिए अब बात करते हैं भारत रत्न से जुड़े हुए वैसे अतिरिक्त जानकारी के बारे में, जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होने की और भी प्रबल संभावना बनती है। दरअसल हाल ही में भारत के 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप इन 5 महान हस्तियों को इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल इनमें जो नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको लेकर 49वां भारत रत्न की घोषणा हुई थी। कर्पूरी ठाकुर ये है, आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी को, फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इन सभी को रिसेंटली मतलब घोषणा हुई थी और इन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न आपका ये भी अराइज हो सकता है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले
भाजपा के तीसरे नेता हैं। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अभी हम आपको बतला रहे थे कि 53 हस्तियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। और जो पहला भारत रत्न था वो किसे मिला था, ये भी एक अहम पॉइंट है, अहम प्रश्न बन सकता है। दरअसल पहला सम्मान जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार था जब भारत रत्न दिया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ष में 3 ही सम्मान दिया जा सकता है भारत रत्न का। अच्छा, इससे पहले 2024 से पहले 2019 में 3 भारत रत्न दिया गया था। इनमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका का नाम शामिल है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर 2024 में जो 5 नामों की घोषणा हुई ये क्यों हुई, जबकि आप बता रहे हैं एक वर्ष में 3 ही हो सकती है। दरअसल पिछली बार 2019 में भारत रत्न की घोषणा हुई थी, उसके बाद अब हुई है 2024 में। तो पीछे वाला मेकअप करते हुए एक तरह से इसको घोषित किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आप लोग ये ध्यान रखें कि एक वर्ष में 3 ही भारत रत्न दिया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर होगा इस खिताब को, यानी कि इसका जो फाइनल मुकाबला है इसे हरियाणा ने अपने नाम किया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा और राजस्थान को हराकर यह खिताब जीता है। हम इसमें बिहार की स्थिति की भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता है। यानी कि इस ट्रॉफी का जो कह सकते हैं विजेता रहा वो रहा हरियाणा। जबकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में ही 1 अंक से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसमें बिहार का क्या मतलब स्थान रहा और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, ये चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कबड्डी की बात हो रही है तो ऐसे में ये चीजें हम आपको पुनः से बतला दें कि आप सभी जानते हैं कबड्डी बिहार के राजकीय खेल है। हालांकि बिहार के अतिरिक्त और भी कई राज्य हैं जहां का जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है। हालांकि कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। दरअसल कबड्डी को लेकर एक जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया था फरवरी महीने में कि 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये चौथा संस्करण था और इस प्रतियोगिता में बिहार को केवल एक ही पदक मिला। और वो पदक किस यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। और पदक तालिका में बिहार को मिला 115वां स्थान। चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे बिहार की राजकीय खेल कबड्डी है, एक बेसिक सा प्रश्न है, लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कई मतलब कह सकते हैं चीजें हैं बिहार से संबंधित बेसिक से जिसे आपको ध्यान रखना है। दरअसल सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा कब मिला। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और रिसेंटली 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये चीजें भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिहार की राजधानी है पटना, आप सभी जानते हैं। राज्यपाल वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर आजादी के बाद से देखें तो ये क्रम में ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से देखें आजादी के बाद से तो 29वें राज्यपाल हैं। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राज्य का पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च 2024 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया था और इसका थीम था गोरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। और 2023 में इसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु बिहार की है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, और राजकीय मछली है देसी मांगुर, राजकीय फूल है गेंदा, राजकीय खेल है कबड्डी। जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है।
तो बिहार से संबंधित इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये जो कह सकते हैं आकृति है, जो तस्वीर है, आपको बताना ये क्या है और ये बिहार में कहाँ पर है। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। और यहाँ पर जो आपको ये साइड में दिख रहा है कोने में, ये दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो आप देख रहे हैं, बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा जारी हालिया रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। ये बहुत ज़्यादा खबरों में है और इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें, जो एक्चुअली पूछा गया है कि भारत में सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी इस समय कौन है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, तो राइट आंसर है अर्जुन एरिगासी, अथवा विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हालिया जारी रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर है मैग्नस कार्लसन, और इनकी रेटिंग की बात करें तो 2830 रेटिंग के साथ ये पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो फेबियानो कारुआना जो कि दूसरे स्थान पर है, ये अमेरिका के हैं। अच्छा, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्वे के हैं, आप लोग इसे ऐड कर लीजिए। ये नॉर्वे के हैं और ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका के फेबियानो कारुआना और तीसरे स्थान पर है हिकारू नाकामुरा जो कि ये भी अमेरिका के हैं। तो ये टॉप 3 स्थान पर जो इस समय है वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के अर्जुन एरिगासी जो कि महज 21 साल के हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये 2756 यानी कि 2756 रेटिंग के साथ इस वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। हालांकि भारत में पहला स्थान मिला उन्हें। वर्ल्ड रैंकिंग यानी कि विश्व रैंकिंग के आधार पर देखें तो ये 9वें स्थान पर है, लेकिन भारत में उन्हें पहला स्थान मिला है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस रेटिंग लिस्ट के अनुसार देखें तो विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, अब 2751 रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्व रैंकिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे हम बात करें रिसेंटली जो नए ग्रैंड मास्टर बने हैं, 81 से लेकर 84 तक की सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, जरूर से ध्यान रखिएगा। 81वां ग्रैंड मास्टर बना था सायंतन दास जो कि पश्चिम बंगाल से है। 82वां ग्रैंड मास्टर उपल्ला प्रणित जो कि तेलंगाना के है। 83वां ग्रैंड मास्टर महाराष्ट्र के आदित्य सामंत और 84वां वैशाली रमेश बाबू जो कि तमिलनाडु के हैं। अच्छा, एक अहम जानकारी आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि अब तक सर्वाधिक जो ग्रैंड मास्टर बना है वो तमिलनाडु से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, एक प्रकार से इसका हब के रूप में आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम आपको बता रहे थे पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था, तो विश्वनाथन आनंद, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल 1987 में विश्वनाथन आनंद जो कि चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। हम इस सीरीज में किसी भी प्रकार के कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिससे आपकी प्रिपरेशन पे कोई असर पड़े। बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पर मटेरियल दे रहे हैं, बस ये कीजिए आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अच्छा, आप लोग जो डिमांड करते रहते हैं कि सर इसका पीडीएफ फाइल हमें कहाँ पर मिलेगा, तो बीपीएससी मेकर पर एप्लीकेशन जो है बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप हमारा, उस एप्लीकेशन पर ये वाला जो कोर्स संचालित है, इसी कोर्स में आपको ये तमाम पीडीएफ फाइल, वीडियोज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीज़ें इसी में आपको मिलेगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर आप एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए। रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं आपको बता दूं, कई बार हमने प्रूफ भी आपको दिया था कि यहाँ से लगभग सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जो लोग रिसेंटली एग्जाम दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर इस सीरीज को देखते हैं, मैं जो बात करते रहता हूँ आप लोगों से, तो ये पता चलता है कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं जो कि 70वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन में भी लगे हैं। जो ट्री एग्जाम आयोजित हुआ, बीपीएससी ट्री शिक्षक भर्ती वाला, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारा सिलेक्शन हुआ है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल भी किया था। तो वो लोग 70वीं के लिए प्रिपरेशन के लिए यहाँ से करेंट अफेयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का जो संग्रह है मुझे नहीं लगता है कहीं आपको मिलेगा। बस ये ध्यान रखिए, एक समय सीमा फिक्स कीजिए और उस दौरान आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, जो लोग एप्लीकेशन पे बने हुए हैं, कोर्स लिए हुए हैं, प्रिपरेशन को बरकरार रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है। मतलब ये महिला पुरुष दोनों वर्ग में जो चैंपियनशिप था, इसका खिताब अपने नाम किया है। ये इसका 56वां संस्करण था और ऐसे में इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इस खिताब को अपने नाम किया है महाराष्ट्र ने। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र ने 1 अप्रैल 2024 को
कर्नल सिंह स्टेडियम दिल्ली और साथ ही साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, ये दोनों स्टेडियम दिल्ली में ही यहीं पर आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का जो खिताब है महिला और पुरुष वर्ग दोनों वर्गों में ये जीत लिया। किसने? तो महाराष्ट्र ने। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कंप्लीट एक सूची के तौर पर हमने यहाँ पर आगे रखा है पुरुष और महिला वर्ग में विजेता और उप विजेता की। तो महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा और उप विजेता रहा रेलवे। किसकी हम बात कर रहे हैं? पुरुष वर्ग में। जबकि महिला वर्ग में इसमें भी महाराष्ट्र विजेता रहा, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें उप विजेता रहा। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी और भी दे दें। दरअसल खो खो की बात हो रही तो बिहार के संदर्भ में ये बातें हमने जनवरी महीने में बताया था। इसी साल 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पूरे भारत की यहाँ पर बात हो रही है, जिनमें जोगबनी अररिया बिहार की नसरीन शेख भी शामिल थी, जो आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। तो इस लिहाज से ये ध्यान रखिए, नसरीन शेख की बात करें तो यहाँ पर ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ये खो खो खिलाड़ी है जो कि कहाँ के रहने वाली है? तो जोगबनी अररिया बिहार की। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं ऐड नहीं किया, आप लोग ऐड कर लेंगे। खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को भी सम्मानित किया गया। देखिए खो खो खेल की हम शुरुआत की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी और खो खो खेल के मैदान का जो आकार होता है वो आयताकार होता है, ये ध्यान रखिए। और खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित है। कई बार इस तरह के बेसिक से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, इस सब के अतिरिक्त एक जानकारी मैं आपको दे दूं, महाराष्ट्र की एक्चुअली में चर्चा हो रही है तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, जिसका शुभंकर था मोगा, आप सभी को मालूम होगा इसका शुभंकर मोगा था। और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक अपने नाम किया था और खिताब को अपने नाम किया था। और यहाँ से चीजें ये ध्यान रखिए कि जो भी टीम राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक अपने नाम करती है उसे राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो महाराष्ट्र ने 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ यानी कि सर्वाधिक पदक के साथ राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 8 पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में 30वां स्थान बिहार को मिला था। और राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में ये बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पिछला राष्ट्रीय खेल जो 36वां संस्करण की हम बात करें तो ये गुजरात में आयोजित हुआ था। एक्चुअली गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था, वहां पर बिहार को केवल एक ही पदक मिला था और वो भी कांस्य पदक था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष बंदरगाह के रूप में उभरा है? सबसे पहले ये ध्यान रखिए, कार्गो का जो अर्थ होता है आसान शब्दों में कहें तो माल, माल के प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पारादीप बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपके समक्ष है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार पारादीप पोर्ट अथॉरिटी 145.38 एमटी कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है और इसके साथ ही यह दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया, जिस वजह से ये खबरों का विषय है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एक शब्द का प्रयोग किया है MMT, इसका पूरा नाम एक्चुअली में क्या होता है? ये भी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो मिलियन मीट्रिक टन 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो प्रबंधन के रिकॉर्ड के साथ ये पहले स्थान पर पहुंचा और इस मामले में दीनदयाल पोर्ट कांडला को ये पीछे छोड़ दिया है, जिस वजह से ये खबरों में भी है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करें इस बंदरगाह के बारे में तो ये भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो आप यहाँ पर इसकी एक तस्वीर को देख सकते हैं। दरअसल ये 12 मार्च 1966 से परिचालन में है। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 जनवरी 1962 को रखी थी। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, बंदरगाह की बात हो रही तो ऐसे में एक जानकारी बिहार के संदर्भ में आपको हमने दिया था कुछ समय पहले रिसेंटली। देखिए बिहार के सारण जिले में कुल्लू घाट जो कि सारण जिले में सोनपुर में है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। तो ये चीजें आपको इसी सीरीज में बतलाई गई है।
रेगुलर क्लास को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। मतलब पूरा बोझ आपके ऊपर नहीं बनेगा। अगर आप क्लास छोड़ देंगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन छूट जाएगा तो आपको बोझ जैसा लगने लगेगा, बहुत दिन छूट गया। और जो लोग महीनों करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, ये इंतज़ार करते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो हम पढ़ेंगे, तो उनकी बात तो एक अलग है, वो बात ही मत बोलिए। क्योंकि एक बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। बस इसको समय सीमा के अनुसार पढ़िए, जिस प्रकार से अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उतना ही लगभग समय इसमें भी दीजिए, तो ये आपको आसान लगने लगेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और हमने तो आपके लिए बिल्कुल आसान ही कर दिया है, जिस प्रकार से चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बीएसएफ प्रहरी 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार भल्ला के द्वारा अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के प्रहरियों यानी कि गार्ड की शस्त्र अर्थात वेपन में निपुणता के साथ साथ उनकी कला की अलग अलग विधाओं को दर्शाती एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया था। जो प्रहरी हैं, जो गार्ड होते हैं, वो तो शस्त्र में निपुण होते ही हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इनकी कलाओं के बारे में, जो इनके पास कला की जो विधाएं हैं, विभिन्न कला की विधाओं को प्रदर्शित करते हुए एक प्रकार का एक कला प्रदर्शनी का आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया था। और इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन था, ये केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के द्वारा किया गया और इसी अवसर पर उन्होंने बीएसएफ प्रहरी 2.0 ऐप को भी लॉन्च किया। तो यही एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। आइए अब इस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, आखिर ये एप्लीकेशन है क्या। देखिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बीएसएफ या फिर एवं जो इसके जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, खास करके सेना में जो है, तो व्यक्तिगत और सेवा संबंधित जानकारी, आवास और आयुष्मान, साथ साथ अवकाश संबंधित जानकारी, कल्याणकारी योजनाएं और साथ ही साथ अपनी समस्याओं का आदि का निवारण करते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इसका एक ही उद्देश्य है, कुल मिला के एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाए, चीज़ें उनके लिए आसान हो, समय का बचत हो। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इसी प्रकार का एक नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार के बारे में हालांकि हम आपको बतला चुके हैं। ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे बीएसएफ प्रहरी प्रहरी और ये एक्चुअली है ये प्रहार, तो मिलता जुलता था, इसीलिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ताकि आपका एक प्रकार से रिविजन हो जाए। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, तो रिसेंटली जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके समक्ष रखा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 से 5 ऐप यहाँ पर आपको मैं बता दूँ। 1962 किसान ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसका क्या उद्देश्य है, वो चीज़ें हम आपको बतला चुके हैं, आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, संकलन ऐप अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। नो योर कैंडिडेट चुनाव आयोग, सक्षम और सी विजिल, ये सभी चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और ये सभी जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जितना हमने यहाँ पर लिखा है, ये सभी रिसेंटली मतलब लॉन्च किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और किसी भी ऐप को जो लॉन्च किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वो चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ या फिर शेंगेन प्रांत में शामिल हुआ है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया। ये दोनों देश अभी हाल ही में शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ, जो कि एक यूरोप का क्षेत्र है। अतः फाइनल आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त बी और सी दोनों। देखिए, हाल ही में बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। दरअसल शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए पिछले साल 2023 में ही एक समझौता किया गया था, जिसके फलस्वरूप अभी हाल ही में ये कह सकते हैं एक प्रकार से परमिशन मिल चुका है और ये शामिल हो चुका है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें, देखिए इस समझौते के बाद अगर हम देखें तो यह समझौता हवाई और समुद्री मार्ग से एक प्रकार से मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है, जो मतलब कर सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पर फ्री में एक प्रकार से आवाजाही का कह सकते हैं जो मार्ग है वो सुगम होगा। किंतु इसमें भी एक रोड़ा ये बना हुआ है ऑस्ट्रिया कि ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण यहाँ पर भूमि सीमा जांच जो बीच में ऑस्ट्रिया आती है, यहाँ पर ये भूमि सीमा जांच होती रहेगी। तो ये चीजें इसी से संबंधित है। और शेंगेन क्षेत्र की बात करें तो या फिर इसकी जो स्थापना गठन जो हुआ था, ये 1985 में हुआ था। फिलहाल ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। देश दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीजें भी कई बार क्या वो चीजें निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो जानकारी पर्पज से ध्यान रखने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, बात हम लोग कर रहे हैं बुल्गारिया की। बुल्गारिया को लेकर एक जानकारी आपको याद आ रहा होगा, हमने रिसेंटली आपको बतलाया था। इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था, तो जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को, जो कि बुल्गारिया के रहने वाले हैं। उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए उन्हें दिया गया था।
और इस किताब का या फिर इस रचना का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा किया गया था। आप इन दोनों को यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और वहीं पे बात करें इससे पिछले साल 2022 में ये सम्मान किसे दिया गया, तो गीतांजलि स्त्री को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से भारत की रहने वाली है। इनकी रचना थी रेत की समाधि, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा टॉम ऑफ सेंट के रूप में। दोनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये जो सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये वैसी कह सकते हैं रचना को दिया जाता है जो खास करके इंग्लैंड और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। ठीक है, तो वैसी मतलब कह सकते हैं रचना को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 और 23 को लेकर ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये 23 वाला जो आप देख रहे हैं, ये जॉर्जी कॉस्पोंटिनो वाला, ये आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का नया प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि शेफाली बी सरन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी सरन हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान निदेशक का पदभार संभाली है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। उन्होंने 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए मनीष देसाई का स्थान लिया है। ठीक है, तो उन्होंने किनका स्थान लिया, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें प्रेस सूचना ब्यूरो या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो ऐसे में ध्यान रखिए इसकी जो स्थापना हुई थी जून 1909 में हुई थी और ब्रिटिश भारत में गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से सेल के रूप में यह स्थापित किया गया था। और इसका मुख्य कार्य था उस समय कि भारत पर एक रिपोर्ट तैयार कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करना। तो ये इसका मूल उद्देश्य था, इसको लेकर ये कह सकते हैं गठित किया गया था। और उस समय इसका जो मुख्यालय था या फिर यूं है इस समय यानी कि उस समय इसका जो कह सकते हैं कार्यालय था वो शिमला में था। ठीक है, लेकिन हालांकि वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? करेक्ट आंसर होगा आरईसी लिमिटेड। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं, यहाँ पर ध्यान देंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात आरईसी लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है जिसे कि महारत्न का भी दर्जा प्राप्त है। इसे हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यह सम्मान क्यों किसी भी संस्था या फिर किसी भी संगठन को दिया जाता है। दरअसल यह पुरस्कार उन संगठन या फिर संस्थाओं को मान्यता देता है जो कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इसी को शॉर्ट में कहा गया ईएसजी, तो इन सभी में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित जो भी करते हैं उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ पर आरएससी लिमिटेड खबरों में है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न है कि अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ये तीसरी बार है जब ये मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि अब्देल फतह अल सीसी हाल ही में तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत के संदर्भ में कुछ मिलते जुलते फैक्ट की यहाँ से हम बात करें तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 24 से 26 जनवरी 2023 तक राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और यह उनका भारत में दूसरा राजकीय यात्रा था। और इस दौरान वे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह या फिर परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर 74वें गणतंत्र दिवस के बारे में जो कि 2023 में आयोजित हुआ और इसमें ये मुख्य अतिथि थे कहाँ के राष्ट्रपति, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। लेकिन 2024 में जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, यहाँ पर ध्यान रखें इस वर्ष 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। आप इन्हें यहाँ पर इस वाले तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि ये तमाम चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से एक प्रश्न ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था इसका जो पहला मुख्य अतिथि था वो था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। बताएं कि अब उत्तर प्रदेश के पास कुल कितने जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हो गए हैं। देखिए अब तक जो था इस सूची में तमिलनाडु सबसे आगे था। तमिलनाडु के पास 58 कह सकते हैं ऐसे उत्पाद थे जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। लेकिन अब इस सूची में
69 कह सकते हैं जीआई टैग के साथ यूपी पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के 58 उत्पादों को पीछे छोड़ते हुए यूपी के पास अब 69 ऐसे उत्पाद हैं जो जीआई टैग प्राप्त है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके समक्ष है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा सा और इसे जरूर देख लीजिए और जरूर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहा या फिर हाल ही में बारबरा यश का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताएं वे कौन थी? ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और एक चर्चित हस्ती थी, महान हस्ती थी। एक प्रकार से देखें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित किया है। हमने सारी जानकारी आपको बताया पिछले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप लोग जाएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, जितने भी लोग हमारे तमाम मटेरियल का प्राप्त लाभ लेना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें यहीं से आपको प्राप्त होगी। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए और भरपूर फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।